हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और एसएससी एमटीएस 2023 की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी चल रही होगी आप सभी लोगों की। तो उसी से रिलेटेड करते हुए आज हम इस एसएससी एमटीएस 2023 के 100% आने वाले प्रश्नों के संग्रह पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया था। जो क्वेश्चन कवर कर लिया था उसको नहीं बताऊंगा, नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लेना। चलिए आज के इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे और ध्यान देना, जो हम क्वेश्चन बताते हैं वो वन लाइनर होता है और आने की 100% संभावनाएं होती हैं, तो ही जा कर के हम लोग उस चीज़ को बताते हैं। तो अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और अभी तक जो है पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 जाके देख लेना। और एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आपको ऐसे ऐसे पेपर्स करवाने वाले हैं जो 100% आने की संभावना है 101%। अभी 100% पे चल रहा हूँ, इसके बाद 101% वाली वीडियोस भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। और वीडियो को ध्यान से समझना, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो बहुत बेटर है, अभी से चालू किए तब ये आपके लिए रामबाण साबित होगी अगर अब तैयारी चालू कर रहे हो तो। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं जिन्होंने तैयारी नहीं की वो पेपर नहीं दे, पेपर तो देंगे। ठीक है, अब उनकी ये बात है कि क्वेश्चन कितने फंसेंगे, तो माइंडसेट की बात है। अगर जितना ज़्यादा माइंडसेट में बैठा सकोगे क्वेश्चन उतने बेस्ट है। याद करने की झंझट छोड़ दो, अब चाहे पहले से पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो, अब याद नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने 36 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि हमने 36 नंबर क्वेश्चन से ही छोड़ा था। तो 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखना, इन्होंने पूछा है स्वतंत्र भारत के, ना कि अस्वतंत्र भारत के, क्योंकि अस्वतंत्र जब भारत था उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था, तब अंग्रेज ही भारतीय गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के। तो इन्होंने पूछा स्वतंत्र भारत के, तो वो थे सी राजगोपालचारी जी, जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और हाँ, जिन महान अभिभावकों को ये पता है कि स्वतंत्र भारत के पहले यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो जरूर कमेंट में बताएं। चलिए 37 नंबर है, खरीफ के मौसम का समय क्या है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता खरीफ और रबी की फसलें क्या होती हैं तो बहुत बेकार बात है, पर कोई नहीं, कृषि से रिलेट करती है ऐसा तो है नहीं। तो ठीक है, देखो जो खरीफ की मौसम का समय है वो है जून से सितंबर। क्या है, जून से सितंबर की जो फसल होते हैं, इस महीने में जो भी फसल उगाई जाती हैं उन्हें हम खरीफ के मौसम की या खरीफ के फसल की श्रेणी में रखते हैं या ग्रुप में रखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन हर एक जीके जीएस हो, ठीक है, हर एक जीके जीएस में किसी की बात के अंदर, हर एक जीके जीएस के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल हमने भी पुटअप कर लिया था, तो वो है बौद्ध धर्म, लेकिन ये क्वेश्चन 100% नहीं आने वाला, इसको मैं 100% की गारंटी नहीं देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखो नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2-3 नॉर्मली क्वेश्चन भी देता है, क्योंकि आपको उसमें हर चीज़ से स्ट्रेटजी आपको चेक करनी रहती है, हर चीज़ हर तरफ से आपको उसमें क्वेश्चन में फंसाने का एग्जाम्पल रहता है। तो आप अगर ज़्यादा फोकस बड़े बड़े चीज़ों पे कर देते हो तो आपकी जो छोटी चीज़ें हैं वो मिस हो जाती हैं। तो आपको क्या करनी है, सभी चीज़ को कंबाइंड करके चलना है, थोड़ा थोड़ा सबको एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। तो वो है 5 सितंबर, जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। 40 नंबर है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो उत्तर इसका राइट है हमारा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो पानीपत का प्रथम युद्ध था। ध्यान देना, पानीपत के जो युद्ध हुए थे वो हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, अभी फ़िलहाल मैं मानता हूँ आप लोगों की एज 18 से 24 होगी, तो बहुत साले भी आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के फिर से बार बार चांसेस मिलेंगे, एग्ज़ाम सॉरी कंडक्ट नहीं, एग्ज़ाम देने के ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप लोग जो है, मुझे पता है, तो आप लोग इसको जो है तैयार करके रखना। पानीपत को अभी ना तैयार कर पाओ तो अच्छी बात, कोई बात नहीं है, फिर से अच्छी बात ये रहेगी आप लोगों की कि आप पता ही है आपको कि पानीपत का युद्ध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर रखें, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बाबर और इब्राहिम लोदी जो हैं वो पानीपत के प्रथम युद्ध लड़े थे आपस में ही। ठीक है, चलिए 41 नंबर है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ध्यान देना, जो विश्व बैंक, अभी हमारी जो बैंक हैं जैसे स्टेट बैंक, कैनरा बैंक हो गई, इलाहाबाद, पंजाब नेशनल, कुछ भी हो, आईसीआई, ये सब हमारी भारतीय बैंक है। तो जो विश्व बैंक है यानी जिसमें हम भारत के यानी देशों के ट्रांजैक्शंस को लेन देन करते हैं, तो वो है वाशिंगटन यानी अमेरिका। ठीक है, वो कहाँ पे है विश्व का मुख्यालय, वो है अमेरिका में विश्व बैंक का।
42 नंबर है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक। आप ध्यान देना, इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, लेकिन मैं अभी आगे बताता हूँ को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया। वो है स्वामी विवेकानंद जी के स्मृति में समर्पित किया गया है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है माय डियर स्टूडेंट कि इसमें जो है क्वेश्चनों को फंसा करके पूछा जाता है, जैसे कि शैल स्मारक संबंधित है। ध्यान देना, आपको रॉक मेमोरियल नहीं पूछेगा, शैल स्मारक पूछ सकता है, या फिर शैल स्मारक नहीं पूछेगा, रॉक मेमोरियल पूछ सकता है। ठीक है, तो रॉक मेमोरियल किससे संबंधित है या शैल स्मारक किससे संबंधित है, विकल्प में दे दिया जाएगा बहुत सारे। ठीक है, बुद्ध, जैन, हाँ, गुरुदेव, गुरुद्वारा, विवेकानंद, कुछ भी। तो अब उसमें आपको डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो आपको क्वेश्चन को भी अच्छे से अपने माइंडसेट में क्वेश्चन को भी बैठाना है, उसके बाद उसके आंसर को भी बैठाना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसके प्रश्न में ही छिपे होते हैं। तो आप लोग उस पर थोड़ा गौर करके फरमाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ जीके के अंतर्गत या जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत सारी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि समझ सकते हो आप 10 क्वेश्चन 25 में तो आप समझ लेना 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसके प्रश्नों में ही उसका आंसर छिपा रहेगा, बट आपको उसको ही ढूंढना है, आप उसी को नहीं ढूंढ पाते हो। चलिए 43 नंबर है, विश्व का सबसे जो लंबा है वो पशु कौन सा है। ठीक है, लंबा पशु कौन सा है, तो सभी को पता है भाई लोग, जिराफ ही है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है, अब पता चल गया। परीक्षा की दृष्टि से नॉन इंफॉर्मेटिव है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है ना। 44 नंबर है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये 100% इम्पॉर्टेंट, अभी तक मैं आपसे कहते चला आ रहा हूँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो नीली क्रांति किससे संबंधित है ये क्वेश्चन 100% इम्पॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस की नज़रिए से। 2018 और जो 15 में जो लेटर वाइज आपकी लिखित परीक्षा होती थी उसमें भी पूछा गया है कि नीली क्रांति किससे संबंधित, तो वो है मत्स्य उत्पादन। किससे, यानी मछली उत्पादन भी बोल सकते हो आप लोग देसी भाषा में, नहीं बोलना चाहते तो कोई नहीं, मत्स्य उत्पादन। तो मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति इससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, 45 नंबर देखेंगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर, यानी अगर आप रेफ्रिजरेटर नहीं समझ रहे तो जिसे हम फ्रिज बोलते हैं आमतौर पे अपनी घरेलू भाषा में, उसे हम ही रेफ्रिजरेटर कहते हैं ना, का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज खोला जाएगा तो कमरे का तापमान तो जो है घटना चाहिए, ठंडा होना चाहिए ना, तो बढ़ कैसे जाएगा, पर वो फिजिक्स के अनुसार जो है उसका तापमान बढ़ जाएगा। तो वो कैसे होगा, उसको हम एक कम्युनिटी गाइडलाइन के अनुसार आपको पोस्ट के माध्यम से बताएंगे। चैनल पे नए हो जो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, क्योंकि बहुत सारे एसएससी एमटीएस क्वेश्चन आपको रिलेटेड करने देने वाले हैं जो 100% आने के चांसेस हैं। तो हमारे क्वेश्चन को बिना छोड़कर बीच में छोड़ कर के मत जाना, ऐसा करोगे तो आपके लिए घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। 46 नंबर है, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस, यानी आपने दिया होगा अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो या शहरी क्षेत्र से भी बिलोंग करते हो, फिलहाल शहरी क्षेत्रों का तो ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा होगा उसे कार्बेट बोलते हैं, अपने भाषा में क्या बोलते हैं, कार्बेट। क्या बोलते हैं, कार्बेट, जिसे आमतौर पे हम लोग आम पकाने की यूज़ में लेते हैं। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों में पपीता हो गया और हमारे यहाँ पपीता भी हो जाता है, अदरवाइज बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिसको पकाने के लिए एसीटिलीन यानी कार्बेट का उपयोग किया जाता है। किसका, कार्बेट का, ध्यान देना, कार्बेट का, जिसे हम एसीटिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कार्बेट को, एसीटिलीन। ये बात ज़्यादा याद रखने में ज़रूरत है कि कार्बेट को क्या बोलते हैं। देखो कार्बेट आपको याद आ जाएगा, कार्बेट से आम पकते हैं, ठीक है, लेकिन अब उसमें तो कार्बेट दिया नहीं, तो अब आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि एसीटिलीन जो है कच्चे फल को पकाने के लिए उपयोगी गैस है। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए। 47 नंबर देखेंगे, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। यानी आपने देखा होगा जो तारे होते हैं टिमटिमाते रहते हैं, सूरज चमकता रहता है, तो आखिर वो कैसे करता है, कितना चमकेगा, कब तक चमकेगा, उसका तो भी तो अंत होगा ना। आखिर वो कहाँ से इतनी एनर्जी पाता है जो है चमकने की, और जो तारे होते हैं वो कहाँ से इतनी ज़्यादा एनर्जी पाते हैं, तो वो है नाभिकीय संलयन के द्वारा।
ये फिजिक्स में भी फिजिक्स से रिलेट करता है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, बहुत बड़ा ये विश्लेषण है, बहुत बड़ा ये जो है एक प्रकार का नियम है। इसको समझाने के लिए फिलहाल इसमें टाइम नहीं है, आप लोग माइंड सेट में बैठाओ कि तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वह है नाभिकीय संलयन। क्या है? संलयन दिया गया है लेकिन संलयन है। क्या है? संलयन। ठीक है, 48 नंबर देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च व शर्करा। ठीक है, स्टार्च किसे पता है भाई? देखो, स्टार्च एक प्रकार का जीव भी है, ठीक है, जो समुद्र के अंतर्गत पाया जाता है। शर्करा के बारे में मुझे भी नहीं नॉलेज है, पर कोई नहीं, इसका जो भी रहेगा मैं सर्च करके आपको कम्युनिटी टैब के हिसाब से माध्यम से या थ्रू उसके थ्रू आप सब लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन का डाउट है, जो भी क्वेश्चन के डाउट रहते हैं हम कम्युनिटी टैब में ज़रूर उसको पोस्ट करते हैं। तो आप लोग हमारे कम्युनिटी टैब को भी ज़रूर फॉलो कीजिए करिएगा, कोई भी कम्युनिटी टैब हो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो वो है हमारा स्टार्च ऑफ शर्करा। ठीक है, 49 है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और अदरवाइज किसी भी अदरवाइज परीक्षा की दृष्टि से भी। ठीक है, तो वो है 12 अप्रैल 1680 को जो है शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी जो महाराष्ट्र के सचिव नेता थे, आप बोल सकते हो राजा भी रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, देखो युद्ध तो ऑलरेडी हमारे महाभारत जैसे हुआ था, ये सब बहुत प्राचीन काल में युद्ध हुए थे, जिसे हम आजकल के तौर पर जो है महायुद्धों की कल्पना कर सकते हैं, उस तरीके से हुए थे। तो अब प्रेजेंट में विश्व युद्ध कब लड़ा गया था ये पूछ रहा है, तो विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 1918। ठीक है, अब मैं उन महान एसएससी एमटीएस वाले लोगों से पूछना चाहूँगा कि आखिर जो 1914 से 1918 ईस्वी है, इसमें कौन सा विश्व युद्ध लड़ा गया था? यानी दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, एक है पहला विश्व युद्ध और एक है दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, तो जो 1914 से 1918 में हुआ वो कौन सा विश्व युद्ध हुआ था? थोड़ा कमेंट में बताना जिसको पता हो ना। 51 नंबर देखेंगे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जो पूर्वोत्तर सीमांत है, आपने देखा होगा स्टेशन से सफ़र करते के दौरान पूर्वोत्तर दिया होगा रेलवे, ठीक है, उत्तर रेलवे या दक्षिणतम रेलवे, ठीक है, ऐसे दिया रहता है। तो अपने तरफ ज़्यादातर यूपी के तरफ जो है, आपको सभी लोगों को बता दूं, यूपी और मध्य प्रदेश की तरफ उत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे ज़्यादा जो है लिखा रहता है। तो वो है मालीगांव। यानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूछा गया है पूर्वोत्तर सीमांत का रेलवे का मुख्यालय, ना कि उत्तर। ठीक है, ध्यान देना। तो वो है मालीगांव में। कहाँ पे है? मालीगांव। 52 नंबर देखेंगे। GAA। ठीक है, क्या पूछा गया है? GAA। आर की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, GAA। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ GAA। तो इसका है जनरल एंटी एवाइडेंस रूल। ठीक है, क्या है? जनरल एंटी एवाइडेंस रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर पे है। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? ध्यान देना, क्वेश्चन को अच्छे समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही विकल्प को समझना। ठीक है, राइट आंसर को समझना, उसके बाद उसकी चर्चा करना। आंसर जानने से ज़रूरी है आप प्रश्न को कितने अच्छी तरीके से समझ रहे हो। अगर आप प्रश्न को नहीं समझ रहे हो, आंसर पुट अप कर दिए तो कोई मतलब नहीं। पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद में उत्तर को समझाइए। ठीक है, पहले समझने की कोशिश फिर समझाने की कोशिश। ठीक है, तो भारतीय, ठीक है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण यानी पुनर्निर्माण इकाई डीजल, एक डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यानी जहाँ पे लोको, ठीक है, यानी ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, लोकोमोटिव ड्राइवर यानी चालक के नज़रिए से, वर्क्स यानी काम कहाँ होता है? तो होता है वाराणसी में। कहाँ पे होता है? वाराणसी में होता है। आप बोल सकते हैं रेल इंजन की बात हो रही है। नहीं पता तो मैं बता दूं, रेल इंजन की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन खुल करके नहीं कहा गया है। 54 नंबर है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, हमारे भारत में बहुत सारी सामाजिक जो हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, तो फिर भी एक संस्था है जिसे हम कहते हैं प्रार्थना समाज संस्था। ठीक है, संस्था की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो वह है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये एक महान अभिभावक रहे हैं, प्रार्थना समाज के लिए इन्होंने बढ़ावा दिया इसको।
तो वो है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, 55 नंबर है। अमरावती बौद्ध धर्म, ठीक है, क्या पूछा गया है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है, यानी अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो वो है आंध्र प्रदेश में। इस पे कोई टाइम वेस्ट करना नहीं है, बस इसको केवल माइंड सेट में बैठाना है कि जो अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश में। 56 नंबर देखेंगे, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। ठीक है, अभी आपको पता ही है रजिया सुल्तान भारत की सबसे पहली जो प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, या सुल्तान रही हैं, वो है हमारी रजिया सुल्तान, और वो हैं इल्तुतमिश। ठीक है, किसकी पुत्री है सुल्तान रजिया, ठीक है, रजिया सुल्तान, वो हैं इल्तुतमिश की। किसकी हैं, इल्तुतमिश की बेटी हैं। क्वेश्चन बहुत इंफॉर्मेटिव है, परीक्षा के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो इसको थोड़ा माइंडसेट में अच्छे से बैठा कर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर पे है, जापान